हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज है 29 अक्टूबर एंड लेट्स स्टार्ट अ प्रीलिम करंट अफेयर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी प्लेसेस पर आते हैं एंड ऑल्सो बायोसिमिलर्स के बारे में। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस आई थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसके ऊपर बाद में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी बनाया गया 2013 में। तो बेसिकली इसके अंडर क्या है कि हम जो ओनर है उसको बनानी है एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस केस में। मोरोवर ये जो गाइडलाइंस हैं या आई शुड से जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है विमेन को irrespective of their age या employment status and also irrespective के क्या वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, तो सभी के केसेस में ये गाइडलाइंस जो है वो आर एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, जो कि प्रोविजंस हैं हम आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पावर हैं, लेकिन सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे कैन नॉट पनिश एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड मोर ओवर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो जो सिविल कंटेम्प्ट है इसके अंडर जो कंटेम्प्टनर है उसको पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि उसको जो भी उसने रॉन्ग किया है उसको सही करना है। जैसे इसके अंदर हमारे पास केसेस आ गए विलफुल डिसोबीडियंस के, या डिक्री या कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दी है या किसी लोअर कोर्ट ने भी दी है, तो उसकी अगर मतलब करेक्टली अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसको सही तरीके से करना है। इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसके अंडर द पर्सन कैन बी पनिश्ड इन जेल टर्म। एंड उसके लिए क्या कंडीशन है कि कोई पब्लिकेशन कर दी उसने बाय वे ऑफ वर्ड्स, या ही स्पोक एनीथिंग, या ही रोट डाउन एनी आर्टिकल, या फिर उन्होंने क्या किया रिप्रेजेंटेटिव किसी पिक्टोग्राफिक या विजुअल किसी इलस्ट्रेशन से ऐसे कुछ कर दिया जिससे कोर्ट की जो कंटेम्प्ट हो रहा है, अवमानना हो रही है, तो उस केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। तो पनिशमेंट किस केस में होती है? अगर उसने कुछ ऐसा किया जो स्कैंडलाइज कर रहा है या लोअर कर रहा है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, या फिर प्रेजुडिस या इंटरफेयर कर रहा है वो कोर्ट्स की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की उसमें, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो, तो उस केस में लगता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मोरोवर जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स का अगर कंटेम्प्ट हो रहा है, उसकी अवमानना हो रही है, तो उस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो कंटेम्प्ट इशू कर सकते हैं। तो अमित शाह के कुछ ऐसे बयान आए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साबरीमाला, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में है ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट इज़ गोइंग इन द कंट्री। तो इसी कारण से वहाँ पर जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस। तो इसको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऑल्सो द कैबिनेट। तो तीनों चीज़ें बेसिकली को एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड इनमें से कोई भी जो है वो सेरेमोनियल हेड नहीं है, सभी के पास कुछ कुछ पावर्स हैं। जैसे इंडिया के केस में ऑल्दो तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है हमारे देश में वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, उनके पास एज सच कुछ पावर नहीं है। उनको जो कैबिनेट या आई वुड से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते हैं उसी के ऊपर वो एक्ट करते हैं, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी पॉपुलरली इलेक्टेड है, एंड ऑल्सो जो कैबिनेट है ऑल्दो उसको प्रेसिडेंट ने नेम किया है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वो लेजिस्लेचर के ऊपर है। तो इसने थोड़ा थोड़ा दोनों सिस्टम से बोरो कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में से भी एंड जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उससे भी। तो जो वाइमार रिपब्लिक था जर्मनी का, वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इसका। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, रशिया या श्रीलंका, तो इन तीनों में जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो टाइप्स हो सकती हैं आगे फर्दर इसकी वो डिफरेंट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम इन विच जो सिटीजन्स हैं वो रिसीव कर सकते हैं एक रेगुलर सम ऑफ मनी फ्रॉम अ सोर्स सच एज द गवर्नमेंट। तो ज़रूरी नहीं कि जो सोर्स होगा इनकम का वो गवर्नमेंट ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। एंड ये एक अनकंडीशनल जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई
क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना पड़ता आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। तो जो भी कोई सिटीजन होगा या परमानेंट रेजिडेंट होगा कंट्री का, वो सब एलिजिबल होंगे टू रिसीव दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो पैसे कितने मिलेंगे? इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट टू द पॉवर्टी लाइन। तो अगर आपको पॉवर्टी लाइन के जितने पॉवर्टी लाइन के लिए डिमार्केशन की हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ अगर हम मान लें कि वहाँ से पॉवर्टी लाइन स्टार्ट होती है, तो अगर आपको 2000 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको मिल रही है फुल बेसिक इनकम। एंड अगर 2000 से कम मिल रहे हैं तो दैट इज़ देन पार्शियल बेसिक इनकम। एंड इसी के सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इनकम टैक्स का। तो अगर हम इनकम टैक्स का फंडा देखें तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को उसी अकॉर्डिंग। तो इसी का बिल्कुल उल्टा अगर हम देखें कि अगर आपकी इनकम किसी जो थ्रेशोल्ड है उससे कम है तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी उस थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम टैक्स, जो सरकार आपको पैसे दे रही है क्योंकि आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर एक लेवल से कम है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम एनवायरनमेंट की तरफ। तो एनवायरनमेंट में आज हमारे पास है माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चिलिका लेक जो उड़ीसा में है एंड ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। तो आई होप आपको ब्रैकिश वाटर का मतलब समझ आ रहा होगा कि कब हम किसी वाटर को ब्रैकिश बोलेंगे या सेलाइन बोलेंगे, तो जो वो रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो चिलिका लेक है वो ब्रैकिश वाटर लेगून है एंड होस्ट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को ड्यूरिंग विंटर। जो कुछ प्रोमिनेंट बर्ड्स जहाँ पर आते हैं दैट इज़ पिनटेल डक जो साइबेरिया से आते हैं, कैस्पियन सी के अराउंड से आते हैं ये बर्ड्स। एंड पोचार डक है जो लेक बाइकल से आते हैं। तो लेक बाइकल भी साइबेरियन रीजन में ही लोकेटेड है इन रशिया। नेक्स्ट हमारे पास है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो गुजरात में सिचुएटेड है एंड यहाँ पर आते हैं वाटरफाउल्स जो साइबेरिया से हैं, पेलिकन्स, फ्लेमिंगोज, हेरॉन, ग्रेब्स। तो ये सब बर्ड्स आते हैं नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी में। ये सब बर्ड्स ना इम्पॉर्टेंट हैं, सो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारे पास है सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है एंड यहाँ पर आते हैं हेरॉन, स्टॉक्स, सीगल्स, कर्ल्यू, पिनटेल एट्सेट्रा। एंड मोर ओवर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ कुमारकम बर्ड सेंचुरी जो केरला में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ वेम्बनाड लेक। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क, वेम्बनाड लेक की क्या खासियत है वो आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। इजीली मिल जाएगी, विकीपीडिया पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि दूसरे जो मेरे जैसे आलसी लोग हैं वो भी देख पाएँ। ठीक है जी। दूसरे जो बर्ड्स आते हैं यहाँ पर वो है कुकू, आउल, ईग्रेट एंड वाटर डक। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि आउल इज़ नॉट अ माइग्रेटरी बर्ड, येस इट इज़, वो आते हैं कुमारकम बर्ड सेंचुरी में। एक और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं दैट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट हमने प्लेसेस देखी हैं इनके बारे में आप फर्दर विकीपीडिया पर चेक कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो लिख लीजिएगा, जैसे कौन से रिवर्स यहाँ से गुजर रहे हैं या कोई माउंटेन रेंज या कोई और पेक्यूलियर फीचर किसी चीज़ का, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। आगे हम बात करते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास है आज बायोसिमिलर्स। तो दीज आर बेसिकली अप्रूव्ड वर्जन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स। अगर हम नॉर्मल किसी दवाई की बात करें, जो मेडिसिन हम लेते हैं तो वो बनती है केमिकल कॉम्पोजिशन से, लेकिन जो बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये बनते हैं बाय यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिफरेंस है इसका अगेंस्ट द कन्वेंशनल ड्रग्स। एंड इसी की अगर हम थोड़े ट्विंग्ड वर्जन्स की बात करें तो उनको बोलते हैं बायोसिमिलर्स। एंड इनको तभी बाज़ार में उतारा जा सकता है जब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसने बनाया था बायोफार्मास्यूटिकल वो उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाए। ऑल्दो ये जो बायोसिमिलर्स बनेंगे वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे टू द रेफरेंस प्रोडक्ट जो जिससे वो बनाए जा रहे हैं आगे, लेकिन फिर भी माइनर डिफरेंसेस रह जाते हैं इन द क्लिनिकली इनएक्टिव कंपोनेंट्स। एज यू नो कि ड्रग्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एंड एक इनएक्टिव। तो जो एक्टिव कंपोनेंट है दैट इज़ हेल्पफुल इन द क्यूरिंग प्रोसेस एंड इनएक्टिव कंपोनेंट एक्ट्स एज द कैरियर, वो स्टेबलाइज करने के लिए या उस जो मेडिसिन है उसको रखने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो कैप्सूल्स की ऊपर कवरिंग देखी होगी तो दैट इज़ एन इनएक्टिव कंपोनेंट, तो उसमें जो फ़र्क हो सकता है। एंड मोर ओवर जो क्लिनिकल स्टडीज़ होंगी जो प्रोडक्ट बनाने में काम आती हैं उनमें कुछ फ़र्क हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर हम वाइन की बात करें तो इट
इज़ पॉसिबल कि जो एक बॉटल ऑफ वाइन है चाहे वो सेम ही वाइनरी से आई हो, लेकिन उसके टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है जो दूसरी बॉटल ऑफ वाइन आएगी, क्योंकि जो ग्रेन्स होंगे उनके स्ट्रेन में देयर कुड बी अ लिटिल डिफरेंस। लेकिन अगर हम सोडा की बात करें तो क्योंकि वो एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन से बनता है, तो उस केस में जो रिप्लेसिबिलिटी होगी एक सोडा बॉटल की दूसरी सोडा बॉटल से, दैट इज़ वेरी हाई। तो सिमिलर इज़ द केस विद बायोसिमिलर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।